Hello students, today I am going to deliver a lecture on the principal component analysis and on a numerical to find out the principal component from a data set. सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक तरीके का टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम जो है अपने डेटा सेट को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम नंबर ऑफ़ डायमेंशंस को कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ फीचर्स को कम कर सकते हैं और हम नंबर ऑफ़ फीचर्स को इस तरीके से कम करते हैं कि इन्फॉर्मेशन का लॉस भी कम होता है और डेटा सेट का इंटरप्रेटेबिलिटी भी बढ़ जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम न्यू फीचर्स को जनरेट करते हैं, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फीचर्स जो हम जनरेट करते हैं वो कंपेयर टू द नंबर ऑफ़ फीचर्स ऑफ डेटा सेट कम होते हैं, है ना। जो नंबर ऑफ़ फीचर्स जो हम जनरेट करते हैं वो कम होते हैं नंबर ऑफ़ फीचर्स ऑफ ओरिजिनल डेटा सेट, है ना। और वो जो नए जो फीचर्स होते हैं वो डेटा सेट की इंटरप्रेटेबिलिटी बढ़ा देते हैं और इन्फॉर्मेशन का लॉस भी मिनिमम होता है उसमें, ठीक है। Let's say there is a data set, here is a data set in which the feature is height, blood pressure and the weight, है ना। यहाँ पे 3 फीचर्स दिख रहे हैं आपको और यही 3 फीचर्स 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं डेटा सेट के, हाइट, ब्लड प्रेशर एंड द वेट, है ना। यहाँ पर मैंने उसको इस थ्री प्लॉट में मैंने इसको प्लॉट किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट पर्सन को यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है ना। हर एक पर्सन यहाँ पे एक सैम्पल है। तो यहाँ पर कोई भी एक इन्फॉर्मेशन, कैटेगरिकल इन्फॉर्मेशन हम नहीं यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट पर्सन्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हों, है ना, और अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हो, पर यहाँ पे हम किसी भी तरीके की कोई कैटेगरी हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएंस हमको दिखाई नहीं दे रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में हमको कोई ज़्यादा वेरिएंस यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि कोई ज़्यादा स्कैटरिंग हमको डेटा की नहीं दिखाई दे रही है किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन में, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई कैटेगरी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। पर यही अगर मैं नए डायमेंशंस जनरेट करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं PC1 PC2 यहाँ पर जो है नए डायमेंशंस हैं, और उस नए डायमेंशन में अगर मैं इन सैम्पल्स को प्लॉट करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी दूर स्कैटर हो गए हैं, है ना। और इस तरीके से स्कैटर हो गए कि यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स भी फॉर्म कर लिए इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब मैं कैटेगरिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, है ना। तो पहले मैं इधर कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, पर यहाँ पे मैं कैटेगरिकल इन्फॉर्मेशन को मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नए डायमेंशंस जो हैं वो इस तरीके से प्लॉट हो रहे हैं उसमें सैम्पल्स की, वो काफ़ी दूर जाकर मतलब काफ़ी एक दूसरे से दूर हो गया है उनका डिस्टेंस, है ना। स्कैटरिंग बढ़ गया है, जिसके कारण जो है मैं कैटेगरिकल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, है ना। तो यही हेल्प करते हैं नए फीचर्स, यही जो नए फीचर्स हैं यहाँ पे PC1 और PC2, इन नए डायमेंशंस के कारण मैं इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने डेटा सेट होते हैं उसके नए पुराने फीचर्स जो होते हैं उसको हम नए फीचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे नए फीचर्स क्या है, PC1 और PC2। यहाँ पे PC1 क्या है, PC1 वो है जहाँ पर कि वेरिएबिलिटी स्कैटरिंग सैम्पल्स की सबसे ज़्यादा होती है। PC2 वो होगा जहाँ पर कि PC1 से कम स्कैटरिंग होगी सैम्पल्स की, है ना। तो यहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा स्कैटर होंगे PC1 में, मतलब यहाँ पे वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा होगा। सबसे हाईएस्ट वेरिएंस डेटा सेट का इस डायमेंशन में होगा, और नेक्स्ट जो हाईएस्ट वेरिएंस अपन को मिलेगा वो इस डायमेंशन में मिलेगा, मतलब इस फीचर में आपको नेक्स्ट हाईएस्ट वेरिएंस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को एक डेटा सेट दिया गया है, इसमें 2 फीचर्स हैं, है ना। ओरिजिनल डेटा सेट है, इसमें 2 फीचर्स दिए गए हैं, उसको मैंने प्लॉट किया। तो ये मेरा सेल 1 काउंट रीड ये एक डायमेंशन है, सेल 2 रीड काउंट यहाँ पे सेकंड डायमेंशन है ना। तो अब यहाँ पर अगर मेरे को कोई नया डायमेंशन जनरेट करना है, जैसे कि मेरे को अगर PC1 अगर फाइंड आउट करना है, तो PC1 मेरे लिए वो डायमेंशन होगा जहाँ पर कि वेरिएंस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है ये, है ना। तो ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन के अलोंग आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको स्कैटरिंग मिल रहा है ना। तो ये वो डायमेंशन है जहाँ पर कि वेरिएंस सबसे ज़्यादा है डेटा सेट में, है ना। तो इस डायमेंशन को मैं क्या बनाऊँगा, अपना प्रिंसिपल डायमेंशन बनाऊँगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाऊँगा,
है ना। तो ये जो डायमेंशन है इसको मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, PC1 मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे को हाईएस्ट वेरिएंस मिल रहा है, और PC2 वो डायमेंशन होगा जो कि नेक्स्ट हाईएस्ट वेरिएंस प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हाईएस्ट वेरिएंस आपको कहाँ मिलेगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर में। जो ये अगर आपका PC1 है तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो आपका PC2 कहलाएगा। PC2 वो डायमेंशन कहलाएगा जहाँ पर कि आपको नेक्स्ट हाईएस्ट वेरिएंस मिलेगा। PC1 वो होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएंस मिलेगा, PC2 वो होगा जहाँ पर आपको नेक्स्ट हाईएस्ट वेरिएंस मिलेगा। अब जब मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो अब जो है आपका डेटा सेट इन दोनों ही डायमेंशंस के उसमें प्लॉट हो जाएगा, है ना। तो अब आप इस डेटा सेट के अब आपको ये जो डेटा सेट मिल रहा है फाइनली, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रेटेबल होगा इस प्रीवियस डेटा सेट से, है ना। अब आपको ये नया डेटा सेट जो मिलने वाला है ना, इन दोनों फीचर्स के अलोंग आपको जो फीचर्स की वैल्यूज़ मिलेंगी, अब आपको इन दोनों डायमेंशन के अलोंग अब आपको हर एक सैंपल की वैल्यू मिलेगी। तो आपको जो नया डेटा सेट मिलेगा वो रिड्यूस डेटा सेट होगा, और वो उसमें इंटरप्रेटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मैं ये रिड्यूस डेटा सेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रिंसिपल डायमेंशन जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं पुराने डेटा सेट के फीचर्स से, है ना। तो यहाँ पर अभी नंबर ऑफ़ फीचर्स कितने थे, 2 फीचर्स थे। यहाँ पे भी प्रिंसिपल डायमेंशंस कितने मिले हैं आपको, यहाँ पे 2 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल डायमेंशन मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स और पुराने डेटा सेट के नंबर ऑफ़ फीचर्स यहाँ पे बराबर हैं। तो यहाँ पे कोई रिडक्शन तो नहीं हुआ, पर फिर भी इंटरप्रेटेबिलिटी बढ़ गई है। पर अगर आपके डेटा सेट में अगर 1000 डायमेंशन होते, मतलब 1000 फीचर्स होते, तो क्या होता, तो नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल डायमेंशंस भी 1000 निकलते, पर उनमें से आप क्या करते, उनमें से आप सिर्फ शुरू के ही 3-4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को ही कंसीडर करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो PC1 होता है वो आपका 90% वेरिएबिलिटी को कैप्चर कर लेता है, और PC2 को आप अगर देखेंगे तो वो जो है 5 to 7% वेरिएबिलिटी को कैप्चर कर लेता है। बाकी के जो बचे हुए डायमेंशन होते हैं वो सिर्फ 2-3% वेरिएबिलिटी को ही कैप्चर कर पाते हैं। तो आप अगर अपने डेटा सेट में सिर्फ आप 2 प्रिंसिपल डायमेंशन को भी अगर यूज़ करते हैं तो भी आप अपने काफ़ी वेरिएबिलिटी को आप कैप्चर कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। तो आपको बाकी के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा सेट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका PC1 है। PC1 वो डायमेंशन हो जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएंस होगा। PC2 वो डायमेंशन होगा जहाँ पर नेक्स्ट हाईएस्ट आपको वेरिएंस मिलेगा। और इसके बाद और भी प्रिंसिपल डायमेंशन हो सकते हैं। PC3 जो होगा उसमें PC2 से भी कम वेरिएंस होगा। फिर PC4 होगा, उसमें PC3 से भी कम वेरिएंस होगा, है ना। और जो PC1 होता है वो लगभग ऑलमोस्ट 90% वेरिएंस जो होता है डेटा सेट का वो कैप्चर कर लेता है। PC2 लगभग 5 to 7% वेरिएंस को कैप्चर करेगा। बाकी के जो जितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होंगे वो बाकी के रेस्ट ऑफ द वेरिएंस को कैप्चर करते हैं। इसलिए हमको बाकी सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ शुरू के एक दो कंपोनेंट्स को ही अगर हम लेकर चलते हैं तो भी हम हमारे पूरे डेटा सेट का इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि हम हमारे डेटा सेट के जितने फीचर्स हैं उससे कम डायमेंशंस में हम सिर्फ शुरू के 1-2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को ही कंसिडर करके ही हम हमारे डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं हम उसको, यहाँ पे सपोज दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ PC1, है ना। ये वो डायमेंशन है जो कि हमने कैलकुलेट किया PCA के थ्रू, है ना। और ये X और Y वो हैं जो कि पहले हमारे डेटा सेट के जो फीचर ओल्ड डेटा सेट के फीचर्स हैं X और Y, है ना। और ये हमारा वो डायमेंशन है जिसको हमने कैलकुलेट किया जहाँ पर हाईएस्ट वेरिएंस मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होगा, हम इस प्रिंसिपल डायमेंशन का हम यूनिक वेक्टर लेंगे और हम इन दोनों ही डायमेंशन पे इस वेक्टर को प्रोजेक्ट करेंगे। तो जो हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी इस प्रोजेक्शन के बाद, ये दोनों जो हमको वैल्यूज़ मिल रही हैं, ये दोनों क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। ये X का कंपोनेंट है, ये Y का कंपोनेंट है। मतलब कि हम किसी भी प्रिंसिपल डायमेंशन को हम उसके कंपोनेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। वो क्या करता है, हर एक जो पुराना जो डेटा सेट होगा आपका, है ना, बिफोर PC जो आपका डेटा सेट होगा, वहाँ पे हर एक जितने भी फीचर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, हर एक फीचर का एक कंपोनेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं,
है ना, और वो जितनी भी कंपोनेंट वैल्यू होती हैं उसी से हम हमारे प्रिंसिपल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मेरे को PC1 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इन जितने भी मेरे फीचर्स हैं उन फीचर्स के कंपोनेंट्स की वैल्यू से। तो मेरे डेटा सेट में X और Y दो फीचर्स हैं, तो दोनों की कंपोनेंट्स वैल्यू से ही मैं इस PC1 को रिप्रेजेंट करूँगा। मतलब कि एक वेक्टर से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। 0.4 हो गया Y का कंपोनेंट और 0.6 हो गया X का कंपोनेंट। नाउ हाउ टू सॉल्व द PC न्यूमेरिकल। ये आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये डेटा सेट है, इसमें आपको दो फीचर्स दिए गए हैं X और Y, है ना। तो अब हमको अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट स्टेप होगा हमको क्या करना होगा, कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना होगा। कोवेरियंस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हर एक फीचर्स के बीच में हम क्या निकालते हैं, कोवेरियंस निकालते हैं। अगर हमारे डेटा सेट में सिर्फ दो फीचर्स हैं X और Y, तो हम कोवेरियंस निकालेंगे X का X के साथ, X का Y के साथ, Y का X के साथ और Y का Y के साथ। यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ XY और YX कैसा होगा, सेम होगा, है ना। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला ये आपको नीचे दिया गया है ना। कोवेरियंस अगर हमको XY के बीच में निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो क्या निकालेंगे, पूरे मीन निकालेंगे X बार, है ना। जितने भी सैंपल्स की X वैल्यूज़ होंगे सबका मीन निकालेंगे, जितनी वैल्यूज़ Y की होंगी हर एक सैंपल्स की उन सबका सम करके डिवाइड बाय n लगाकर हम मीन निकाल लेंगे। फिर क्या करना है, हर एक सैंपल का हम X से उसका मीन से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, Y का Y से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और सारे सैंपल्स का हम समेशन करने के बाद n-1 से डिवाइड लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, कोवेरियंस निकालेंगे, है ना। ऐसे हम कोवेरियंस ऑफ XX निकालेंगे, ऐसे हम कोवेरियंस ऑफ YY निकालेंगे, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, ये हमारा डेटा सेट था XY, है ना। इस XY कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे मीन निकाला X बार और Y बार, है ना। मीन निकाल लिया हमने। मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, हम X माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, Y माइनस वाई बार कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, X माइनस एक्स बार का मल्टीप्लिकेशन करेंगे X माइनस एक्स बार से, फिर Y माइनस वाई बार मल्टीप्लिकेशन विद Y माइनस वाई बार, फिर हम क्या करेंगे X माइनस एक्स बार मल्टीप्लिकेशन विद Y माइनस वाई बार, और इन सबका क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे। ये सब हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। तो इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद ये हमारी यहाँ पे कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये हमको कोवेरियंस मैट्रिक्स मिल गई है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, आइगन वैल्यू, सेकंड स्टेप क्या होगा यहाँ पर हमारा, हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आइगन वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे a की जगह क्या, कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स, c माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोवेरियंस मैट्रिक्स रख दिया, माइनस लैम्डा आई क्या है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो आई अब आप क्या करेंगे, लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, है ना। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से। तो हमको क्या होगा, हमको दो आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। हमको दो आइगन वैल्यूज़ मिल गई, है ना। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज़ तो मिल गई, हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मतलब आइगन वेक्टर। तो हम क्या करना है, हम इन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, और हम क्या कह रहे हैं, आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। लैम्डा 1 की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे एक बार लैम्डा 2 की वैल्यू को इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे। लैम्डा 1 की वैल्यू पुट किया तो मेरे को ये मैट्रिक्स मिल गया। इसका हम अब हमको x1 y1 कंपोनेंट चाहिए, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमको ये यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको x1 और y1 की क्या मिल जाएंगी, वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ऐसे मैं क्या करूँगा, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करूँगा इस मैट्रिक्स में लैम्डा 2 की वैल्यू को पुट करूँगा तो मेरे को ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, है ना। इस मैट्रिक्स का भी मैं क्या करूँगा, x2 y2 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो मेरे को ये इक्वेशंस मिलेंगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे को x2 y2 मिल जाएंगे। तो ये मेरे को क्या मिल गए हैं, x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया। मेरे को मतलब दो आइगन वेक्टर्स मिल गए हैं, है ना। अब इनमें से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होंगे, PC1 के कंपोनेंट्स क्या होंगे और PC2 के कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो PC1 के कंपोनेंट्स वो होंगे जिसकी आइगन वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। तो आइगन वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, यहाँ पे आइगन वैल्यू ज़्यादा है लैम्डा 2 की, है ना। लैम्डा 1 की वैल्यू कम है ना। ये वाली आइगन वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला था, x2 y2 निकाला था। लैम्डा 2 से हमने x2 y2 निकाला था। तो x2 y2 की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे, PC1 के कंपोनेंट्स, और ये कंपोनेंट्स किसके कहलाएंगे, PC2 के कंपोनेंट्स, है ना। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द प्रिंसिपल कंपोनेंट फ्रॉम एनी गिवन डेटा सेट। थैंक यू।